अमेरिका को अपने जद में लेने के लिए चाइना के द्वारा DF-27 नामक मिसाइल का लोगों को हिंट दे दिया गया है कि हमने अब ऐसी मिसाइल बना ली है। तो आप कहेंगे क्या अब तक कोई भी मिसाइल अमेरिका नहीं पहुंच पाती थी क्या? इनके पास भी आईसीबीएम है, अमेरिका पहुंचा देते हैं वो लोग, लेकिन अगर हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल पहुंचाई जाए तो अमेरिका को भी टेंशन होती है। अमेरिका जिस तरह से ईरान से उलझा पड़ा है, रूस यूक्रेन से उलझा पड़ा है, अब चाइना को ही युद्ध करने की आवश्यकता है। और उसको ताइवान सामने दिखता है कि जाओ ताइवान पर हमला करो, कोई बचाने नहीं आएगा। मतलब हालत सोचो, अमेरिका जिसकी सीएनएन में अभी कल रिपोर्ट ये छपी कि 80% मिसाइल इंटरसेप्टर खत्म हो चुकी हैं। वो ईरान के साथ जिस जंग में उलझा, जिसको वेनेजुएला समझ करके वो उतरा था कि मैं 2 दिन में समाप्त करके आ जाऊंगा, उस ईरान से लड़ते लड़ते और अपने सहयोगी देशों को बचाते बचाते उसका पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, थार्ड डिफेंस सिस्टम 80% तक कॉम्प्रोमाइज हो गया। मतलब कि एक तरह समझो कि खत्म हो गया। अब उसके पास में नया मिसाइल का मसाला बचा नहीं है। अब ऐसे में नए मिसाइल के मसाले खत्म हो रहे हैं और इधर चाइना ताइवान पर हमला कर भी दे, और ताइवान को भले ही अमेरिका ने अपनी तरफ से सिक्योरिटी गारंटी दे रखी हो कि मरोगे तो हम बचाने आएंगे, उस समय वो आ भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास खुद अभी लड़ने के लिए असला नहीं है। ऐसे में चीन ने मास डिप्लॉय किया है DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों को, जब से उसने ईरान रशिया को लड़ते हुए देख लिया। और इंटरेस्टिंगली, ईरान जैसा देश जब अमेरिका को इतने नाकू चने चबा सकता है, तो यह सोचने वाली बात है कि चाइना वर्ल्ड की सेकंड बड़ी पावर, अगर वो युद्ध में उतरता है तो चाइना के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। लेकिन हां, अमेरिका की सुपर पावर जो इमेज है उसको सीधा धक्का पहुंचा सकता है, क्योंकि अमेरिका कमजोर हो रहा है। पहले तक विश्व युद्ध में ऐसा होता था कि फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में उतरते थे, और उनकी कमजोरी का फायदा आज अमेरिका उठा रहा है। क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन युद्ध में जब उतरते थे, प्रथम विश्व युद्ध लड़े, 20 साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध लड़े, उसके बाद इतने कमजोर हो गए कि अमेरिका सुपर पावर बन गया और वो बेचारे आज बैठ के केवल दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। वहीं आज चाइना के ये हालात हैं कि वो अमेरिका को जंग में लगे हुए देख रहा है। रूस 4 साल से लड़ रहा है, अमेरिका 4 महीने से लड़ रहा है, और लड़ते हुए इनको देख रहा है कि इनका खपरा है सब कुछ। अब उतरेंगे और अपना काम करके साइड में हो जाएंगे। अब दिमाग में आएगा, क्या केवल ताइवान निशाना होगा? नहीं, हो सकता है जापान भी निशाना हो, पुराना बदला लेने के लिए तैयारी करे। जापान के पास डिफेंस है भी नहीं। साउथ कोरिया हो सकता है निशाना हो, क्योंकि वो तो अमेरिकी रक्षा में जी रहा है। अमेरिका वाले तो थाड़ हटा के नॉर्थ कोरिया वाला भी साउथ कोरिया से लेके चले गए। तो अब अपने आप में रीजनल टेंशन अब ईस्ट एशिया के अंदर बनना शुरू हो रही है। जापान अब धीरे धीरे, चाइना अब धीरे धीरे जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब को चिंता दे रहा है। और ऐसी चिंता में जब इस तरह की खबर आए कि DF-17 को डिप्लॉय कर दिया गया है और ऐसे समय पर जिसको दिखाया गया हो, तो बड़ी चर्चा बनती है। और एक दिन पहले पेंटागन खुद इस बात की चिंता में चला गया कि तो DF-27 भी ले लिए हैं, जो ग्लाइड मिसाइल आकर अलास्का में जा सकती है। मतलब आईसीबीएम तो है ही इनके पास, लेकिन जो मिसाइल टारगेट, मतलब इंटरसेप्टर जिन्हें ना पकड़ पाए, वो आकर के हिट मार दें, तो अपने आप में एक बड़ा बड़ा वो अपडेट माना जा रहा है। तो अमेरिका के साथ क्या होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन हम तो भारत के बारे में सोचेंगे और उसकी भी चर्चा आगे आपके साथ करेंगे। फिर तो ये मिसाइल चलाई कैसे जाती है ना, कि मिसाइल के पीछे रॉकेट बूस्टर अलग से लगाया जाता है। मतलब मिसाइल को ग्लाइड करना है, ये एक पार्ट है, लेकिन उस ग्लाइड करने वाले हिस्से को बूस्ट करने के लिए, आसमान में ले जाने के लिए, जैसे सैटेलाइट को ले जाने के लिए रॉकेट लॉन्चर होते हैं, ऐसे हाइपरसोनिक रॉकेट लॉन्चर की जरूरत पड़ती है। जैसे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए आप रॉकेट को देखते हैं कि रॉकेट बूस्टर के रूप में जाता है और सैटेलाइट को आसमान में छोड़ के आ जाता है, बिल्कुल ही ऐसी ही स्थिति इसके साथ है। इसमें रॉकेट जाएगा और उसके ऊपर लगा हुआ जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उस मिसाइल को अबव एटमॉस्फेरिक, मतलब जो स्ट्रेटोस्फेयर है उसमें जाकर छोड़ देगा, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर, और वहां जाकर छोड़ देगा और छोड़ करके जाओ बेटा अब तुम मारो। मतलब एक हाइट पर ले गए। ये ऐसे समझो कि अगर आपने कोई 20वीं मंजिल से पत्थर नीचे फेंकना है, तो ऑटोमेटिक उसको एक गति तो ग्रेविटी के कारण मिलेगी मिलेगी, अपने आप भी उड़ करके। मतलब वो अगर कागज की नाव भी, कागज का भी जहाज बनाकर उड़ाओगे तो भी वो ग्लाइड करते करते तो आएगा ही, उसको भी एक गति ऊंचाई से ग्रेविटी के कारण तो मिलेगी ही। इसमें भी इनका यही सिस्टम है कि पहले आसमान में छोड़ दो, जैसे बैलिस्टिक मिसाइल जाती है वैसे छोड़ दो, और ऊपर जाकर के उसको मुक्त कर दो बूस्टर से। बूस्टर से मुक्त कर दिया, अब वो खुद गति से नीचे आएगा और नीचे आते आते फिर ग्लाइड और करेगा। मतलब अब उसमें डायरेक्शन बताने के सेक्टर ऑलरेडी सेट कर रखे हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस सिस्टम को चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये चाइना के बारे में बताने वाली बात मैंने आपको बताई। तो ये किस प्रकार से काम करती है वो मैंने आपको बताया। मतलब आप बूस्टर से इस तरह छोड़ेंगे, बूस्टर छोड़ करके पहले हाई एल्टीट्यूड पर जाएगा, फिर वो रिलीज कर देगा एचजीवी को, यानी कि इस ग्लाइड व्हीकल को, और ये ग्लाइड और मैनूवर करते करते टारगेट को हिट कर देगा। साधारण जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है वो पूरा परवलयाकार पथ, मतलब लास्ट तक उनके अंदर बूस्टर काम करता है, जाके ठक से लगती है। इसमें यह कि एक ऊंचाई तक छोड़ा और उसके बाद में ग्लाइड करने के लिए छोड़ दिया कि जाओ बेटा तैरते तैरते घूमते फिरते। ये घूमते घूमते जाती हैं तो क्रूज से जस्ट थोड़ा ही ऊंचाई पर उड़ रही होती हैं। क्रूज मिसाइल टेंशन क्यों देती है?
क्योंकि वो जमीन के समानांतर चलती हैं, तो रडार कई बार उनको कैप्चर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि रडार सोचता है आसमान में से कुछ आएगा और ये पता चल रहा है जमीन के बहुत पैरेलल जा रही हैं। तो ये भी ऑलमोस्ट क्रूज से थोड़ी ही हाइट पर तैरते हुए पहुंच रही होती हैं, और जब पहुंच रही होती हैं तो दुश्मन को बड़ा चकमा देने की स्थिति में होती हैं। चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया, ये सब कुछ हाइपरसोनिक विमान दिखा, मतलब फाइटर जेट्स अपने दिखा चुके हैं। रूस ने यूक्रेन युद्ध में किंजल, जिरकॉन और ऑर्सेनिक जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, और उसमें से जो ऑर्सेनिक है, कुछ मिसाइलों को तो हाइपरसोनिक को पैट्रियट ने फिर भी न्यूट्रलाइज किया, लेकिन ऑर्सेनिक को पैट्रियट वो नहीं कर पाया। ये खबरें थी जनवरी 2026 की, जब इन्होंने हाइपरसोनिक चलाई थी यूक्रेन ने। ऐसे ही खबर बनकर मई में आई, जब हाइपरसोनिक ऑर्सेनिक चलाई, और ऑर्सेनिक तो बकायदा कीव पर जाकर के मार भी करी। तो इससे यह सिद्ध हुआ था कि ग्लाइड मिसाइल सक्सेसफुल है, अमेरिका के जो इंटरसेप्टर्स हैं वो इसे नहीं पकड़ पा रहे हैं। ठीक है, रूस के पास जो हाइपरसोनिक हैं उनमें से अवागांड है, ये सब ये बड़ी स्पीड वाली मिसाइल है, मतलब इनकी 20 से लेकर 27 मैक तक की स्पीड है। चाइना वालों की 10 से 12 मैक तक की स्पीड है। उसमें से ये DF-17 तैनात करने की स्थिति में हमारे पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, अग्नि सीरीज की ही मिसाइलें उसमें होंगी। हम अभी तक इस बात को डिस्क्लोज नहीं किए हैं, परीक्षण के दौर में है, कि हमारे पास कौन सी मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड है। हमारे पास हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक मिसाइल की जो रेंज है वो अग्नि सीरीज में, लेकिन हाइपरसोनिक में ग्लाइड है वो अभी हमारे पास ज्ञात नहीं है। तो DF-17 की चर्चा अभी हो रही है। 2019 में दुनिया के सामने ये सबसे पहली बार इसको लेकर आए थे, तियानवेन स्क्वायर पर इसका परिचय कराया था। 2021 में फिर दुनिया के सामने चला करके इन्होंने दिखाया। 2017 के अंदर जो इस प्रकार का सिस्टम है, ये पूरी तरह से सुरक्षा की वजह से लोगों के दिमाग में आ गया था कि चाइना वाले कुछ तो बना गए हैं। बकायदा प्रॉपर तरीके से कोन है, 4 पंख लगे हैं, टेल फिन लगी हैं, और इस प्रकार से चाइना अपनी तरफ से ताइवान की तैयारी में जुटा हुआ है। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये चिंता ताइवान स्ट्रेट पर और विशेष रूप से जो चाइना के आसपास लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें एक चिंता का भाव तो पैदा कर ही रही हैं कि क्या चाइना इस बदलते माहौल में ताइवान को अपना निशाना बना सकता है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आने वाले समय में चाइना, ताइवान, फिलीपींस के, साउथ कोरिया, ये सब उसके आने वाले जो निशाने हैं उनके दौर में पड़ने वाली जगह बनकर आ जाएगी। अब ये तो रही एक चीज। दूसरा सवाल बनता है कि चाइना के पास इतना कितना सामान है साहब? तो सुनने में आता है 600 तो इसके पास बूस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइलें थी। रक्षा विशेषज्ञ पेंटागन कैलकुलेट करके चल रहा है, चाइना वाले तो कुछ बताते ही नहीं है, पर दुश्मन के बारे में सारी जानकारी अमेरिका वाले निकालते रहते हैं। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइलों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें, ये सब इनके पास शामिल हैं। पेंटागन का असेसमेंट है चाइना की न्यूक्लियर कैपेसिटी को लेकर कि चाइना के पास 100 से ज्यादा ICBM मिसाइलें प्रेजेंट हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब जो अमेरिका को हिट कर सकती हैं वो वाले मिसाइल हैं। पैसिफिक ओशन क्रॉस करके एशिया से निकल करके अमेरिका को हिट कर सकती हैं। जहां तक अमेरिका अमेरिका का पेंटागन इनके बारे में जानता है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी लॉकहीड फोर्स के पास 200 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनके में कम से कम 1000 मिसाइलें उनके पास उपलब्ध हैं। चीन के पास लगभग 300 मीडियम रेंज मिसाइल लॉन्चर हैं, चाइना जानकारी नहीं देता। उसके पास करीब 1300 मिसाइलें उस तरह की तैनात हैं। तो ये सारी जानकारी इनके पास उपलब्ध है। अमेरिका की चिंता लेकिन ये नहीं है, अमेरिका की चिंता DF-17 नहीं 27 है। अब ये DF-27 क्या है? असल में चाइना वालों ने अपने पास में हाल ही में रेंज के हिसाब से, क्योंकि DF-17 की रेंज कम है, DF-17 1800 से 2500 किलोमीटर, पैसिफिक भी क्रॉस नहीं कर पाएगा, ये ताइवान से निकल करके रूस, ये चाइना, ये जापान तक का रेंज कर पाएगा। DF-27 जो इनकी मिसाइल सिस्टम है वो 5000 से लेकर 8000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है। ये जो 5000 से 8000 की जो रेंज है ना, ये अलास्का तक मार कर सकती है, और DF-27 को लेकर अमेरिका चिंतित है। एक तो ग्लाइड मिसाइल, एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, और ये भी अलास्का तक मार कर दे, यानी कि उनकी वो मिसाइल जो कि ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल होते होते भी ग्लाइड करके अगर हिट करेगी तो वो अमेरिका के लिए एक चिंता का विषय बन रहा है। हालांकि इनके बारे में DF-41 के बारे में बात की जा रही है कि ये उसकी टेस्टिंग में भी लगे हैं। तो ये रेंज है इनकी जो यहां तक पहुंच रही है। चाहे DF-17 हो, चाहे 27 हो, वो तो भारत पे सबकी सब पड़ोस की पड़ोस में है, वो तो मार करने की स्थिति में होंगी। चिंता अमेरिका को हो रही है, क्योंकि अमेरिका ताइवान को बचाने आएगा। ऐसे में भारत के पड़ोस में इस तरह के जो सैन्य डेवलपमेंट हैं, ये निश्चित ही भारतीय सेना को और भारत को पूरी तरह सतर्क करने और चेतावनी देने के लिए पर्याप्त हैं। कि हम सोच रहे हैं कि ये अमेरिका से लड़ेंगे, लेकिन पता चल रहा है कि ये भारत की तरफ अपना रुख मोड़ दिए, तो हम कैसे उसकी चुनौती को स्वीकारेंगे, ये निश्चित ही एक चर्चा का विषय है और चिंता का विषय है। ठीक है, ऐसे में चीनी उपलब्धियां भारत के लिए केवल चुनौती ही नहीं, प्रेरणा भी है, क्योंकि हम चुनौती तो मानते ही हैं कि पड़ोस के पड़ोस में संकट है, लेकिन प्रेरणा इसलिए है कि ये लोग बिना अमेरिकी सहायता, बिना रूसी सहायता के ये सब कर गए हैं।
हमारे वैज्ञानिकों के लिए लुक अप टू वाली चीज़ है कि भाई देखो किस-किस तरह के काम हो रहे हैं और वो सब हमको करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है साहब, फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।